23 मार्च 1931, लाहौर सेंट्रल जेल की एक काल कोठरी। फांसी का वक्त 11 घंटे पहले ही तय कर दिया गया था। जब जेल के अधिकारी भगत सिंह को मौत के घाट उतारने के लिए लेने आए तो पता है क्या हुआ? वहां उनके चेहरे पर कोई डर या घबराहट नहीं थी। वो शांति से व्लादिमीर लेनिन की किताब स्टेट एंड रेवोल्यूशन पढ़ने में मगन थे। उन्होंने बस अपनी आंखें उठाईं और उन अधिकारियों को रोकते हुए कहा, थोड़ा इंतजार कीजिए, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से बात कर रहा है। ये लाइन एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाली है। मौत ठीक सामने खड़ी है और एक इंसान आराम से किसी किताब के पन्ने पलट रहा है। यही उस शख्सियत की असली मानसिकता थी जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। शहीद के पीछे का विद्वान, भगत सिंह की जेल डायरी। तो आज के इस विश्लेषण में हम उस मिथक से आगे बढ़ेंगे जो अक्सर एक महान शहीद के आसपास बुन दिया जाता है। भगत सिंह का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक हथियारबंद उग्र क्रांतिकारी की छवि आती है ना? लेकिन इस छवि के ठीक पीछे एक बेहद गहरा विचारशील विद्वान छुपा था जिसे शायद इतिहास ने थोड़ा अनदेखा कर दिया। आज हम उनकी जेल डायरी के पन्नों के जरिए उनके दिमाग और उनकी सोच की गहराई में उतरेंगे। इस ऐतिहासिक सच्चाई पर जरा गौर करें। द ट्रिब्यून अखबार का ये मुख्य पृष्ठ उस दुखंत और असामयिक अंत की घोषणा करता है। ध्यान से सोचें तो ये सिर्फ 3 युवाओं की मौत की खबर नहीं थी। ये एक बेहद शानदार और जटिल सोच का समय से पहले हुआ अंत था। इस घटना की गहराई और इस सदमे को तभी पूरी तरह समझा जा सकता है जब हमें पता चले कि उस दिन हमने आखिर कैसा दुर्लभ विचारक और लेखक खो दिया था। ज्ञान की भूख। चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं, उनके शुरुआती दौर में। लाहौर के नेशनल कॉलेज का वो वक्त जहां असल में उनकी बौद्धिक नींव रखी गई थी। सच तो ये है कि हथियार उठाने से बहुत पहले उन्होंने किताबें उठाई थीं। उनके बारे में कहा जाता है कि ज्ञान हासिल करने की उनकी भूख कभी शांत ही नहीं होती थी। मतलब वो हमेशा अपने साथ 175 किताबों की एक छोटी सी पोर्टेबल लाइब्रेरी लेकर चलते थे। कमाल है ना? 716, इस संख्या को ध्यान में रखिए। 8 अप्रैल 1929 को अपनी गिरफ्तारी से लेकर 23 मार्च 1931 तक उन्होंने पूरे 716 दिन कैद में गुजारे। ये दिन बेहद कठोर थे। उन्हें बाहरी दुनिया और सामाजिक जीवन से बिल्कुल काट दिया गया था। लेकिन इस अकेलेपन और एकांतवास में भी उनका दिमाग एक पल के लिए भी शांत नहीं था। इन 716 दिनों के इस अलगाव को उन्होंने आखिर जिया कैसे? ये अगली संख्या बताती है, 300। इस बेहद कठिन समय में उन्होंने लगभग 300 किताबें पढ़ डालीं। उनके साथियों ने बताया था कि वो अपनी कोठरी में किसी पिंजरे में बंद शेर की तरह चक्कर काटते रहते थे और उनके हाथ में हमेशा कोई ना कोई किताब जरूर होती थी। पढ़ना ही उनका सहारा बन गया था और यही उनका सबसे बड़ा हथियार भी। छुपाई गई जेल डायरी। उनकी लगातार पढ़ाई का सबसे ठोस प्रमाण उनकी जेल डायरी ही है। 12 सितंबर 1929 को जेल अधिकारियों ने उन्हें एक नोटबुक दी थी जिसमें एग्जैक्टली 404 पन्ने थे। शुरुआत में तो ये बस एक खाली नोटबुक थी, लेकिन जल्द ही इन 404 पन्नों को भगत सिंह ने एक नए, आजाद और समान समाज के दर्शन से पूरी तरह भर दिया। 1929 में उन्हें जेल में डायरी मिली। 1968 में इतिहासकार जी देवाल ने इसे देखा। 1981 में नेशनल आर्काइव्स ने इसकी माइक्रोफिल्म बनाई और 1994 में ये पुस्तक के रूप में पूरी तरह से प्रकाशित हुई। इस नोटबुक का हम तक पहुंचने का सफर किसी थ्रिलर से कम नहीं है। सोचिए, ये दस्तावेज दशकों तक दुनिया की नजरों से छुपा रहा। उनके भाई कुलबीर सिंह के पास सालों तक सुरक्षित रहने के बाद पहली बार 1968 में एक इतिहासकार की नजर इस पर पड़ी। फिर 1981 में जाकर इसकी माइक्रोफिल्म बनाई गई और आखिरकार 1994 में ये पहली बार एक पूरी पुस्तक के रूप में सामने आई। एक तरह से इन क्रांतिकारी विचारों को सालों तक दबाकर ही रखा गया था। दिमाग के भीतर झांकना। कोठरी में पढ़े गए लेखक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, चार्ल्स डिकन्स, विक्टर ह्यूगो, फ्योडर डोस्टोयेव्स्की, अपटन सिंक्लेयर और बर्नार्ड शॉ। तो आखिर उन 404 पन्नों में था क्या? आइए उस युवा क्रांतिकारी के दिमाग के भीतर चलते हैं जिसके सिर पर फांसी की सजा का बोझ था। जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इन किताबों की वैरायटी। उनकी डायरी में 108 अलग अलग लेखकों की 46 पुस्तकों के नोट्स थे। मार्क्स और एंगल्स के समाजवाद से लेकर डिकन्स की कहानियां और बर्नार्ड शॉ के नाटक तक।
इन सभी लेखकों के विचारों को गहराई से पढ़कर उन्होंने एक आदर्श, समाजवादी और बराबरी वाले भारत की तस्वीर अपने जहन में गढ़ी थी। उनकी डायरी का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ नॉर्मल नोट्स नहीं थे, बल्कि दुनिया भर के क्रांतिकारी विचारों का एक बहुत ही सोच समझकर बनाया गया संग्रह था। उन्होंने अपटन सिंक्लेयर की द क्राई फॉर जस्टिस जैसी पुस्तकों से बेहद महत्वपूर्ण हिस्सों को अपनी खुद की हैंडराइटिंग में उतारा। वो वहां बैठकर सिर्फ वक्त बिताने के लिए नहीं पढ़ रहे थे, वो आगे आने वाले आंदोलन के लिए अपने तर्कों और अपनी सोच की नींव को मजबूत कर रहे थे। भगत सिंह ने दोस्टोयेव्स्की के क्राइम एंड पनिशमेंट की अंतिम पंक्ति को छोड़ दिया, जो हत्या को उचित ठहराती थी। इस बहुत ही छोटी पर दिलचस्प डिटेल पर गौर कीजिए। जब उन्होंने फ्योडर दोस्टोयेव्स्की की फेमस किताब क्राइम एंड पनिशमेंट पढ़ी, तो नोट्स बनाते वक्त उन्होंने आखिरी पंक्ति को जानबूझकर छोड़ दिया। वो पंक्ति जो एक हत्या को जस्टिफाई करती थी, उसको सही ठहराती थी। ये दुर्लभ डिटेल उस वक्त उनकी मानसिक स्थिति और हिंसा को लेकर उनके अंदर चल रहे आंतरिक द्वंद्व को बहुत क्लियरली दिखाती है। खासकर सॉन्डर्स की हत्या के बाद के दौर में ये साबित करता है कि वो किसी भी तरह हिंसा के अंधे समर्थक बिल्कुल नहीं थे। पढ़ना एक विद्रोह के रूप में। 1. भूख हड़ताल शुरू करना। 2. यूरोपियन कैदियों के बराबर अधिकार की मांग। और 3. रोजाना किताबें और समाचार पत्र प्राप्त करना। भगत सिंह के लिए किताबें पढ़ना कोई आम बात नहीं थी। ये अपने आप में एक क्रांति थी, एक विद्रोह। और ये इस चीज से शानदार तरीके से साबित होता है कि उन्होंने पढ़ने के अधिकार को कितना ज्यादा महत्व दिया। 1929 की उनकी वो कठोर भूख हड़ताल सिर्फ बेहतर खाने के लिए नहीं थी। उसकी मुख्य मांगों में रोजाना किताबें, न्यूज़पेपर और यूरोपियन कैदियों के बराबर पढ़ने और सोचने का अधिकार शामिल था। अपनी जान दांव पर लगाकर उन्होंने सीखने का हक मांगा था। लोकप्रिय मिथक असेंबली में बॉम्ब फेंकने वाला उग्र क्रांतिकारी, और इसके विपरीत उनकी निजी सच्चाई, एक कुशल विद्वान जो जातिवाद से मुक्त समान समाज की कल्पना कर रहा था। यहाँ सबसे अहम मुद्दा ये है कि हमें उस पॉपुलर इमेज और सच्चाई के फर्क को समझना ही होगा। एक तरफ वो पब्लिक छवि है असेंबली में बॉम्ब फेंकने वाले मिलिटेंट क्रांतिकारी की, और दूसरी तरफ इस डायरी के पन्नों में छुपी असल सच्चाई है एक शांत, बेहद कुशल विद्वान की, जो एक ऐसे आजाद भारत का सपना देख रहा था जो जातिवाद, सांप्रदायिकता और आर्थिक असमानता से पूरी तरह मुक्त हो। एक अधूरा दर्शन, खोई हुई पांडुलिपियां या लॉस्ट मैन्यूस्क्रिप्ट्स, जिसमें शामिल हैं समाजवाद का आदर्श, आत्मकथा, क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास और मौत के दरवाजे पर। अब जब हम इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में आ गए हैं, तो एक बहुत ही दर्दनाक सच्चाई सामने आती है। एक ऐसा आदर्श दर्शन जिसे समय से पहले ही मिटा दिया गया। ये सच में इतिहास का एक बेहद दुखद पन्ना है। उनके साथियों का मानना है कि उस जेल में उन्होंने ठीक 4 पूरी किताबें लिखी थीं, लेकिन सच्चाई ये है कि आज इनमें से एक भी दस्तावेज मौजूद नहीं है। ब्रिटिश सरकार के डर और उनके जुल्म से बचने के लिए फांसी के बाद इन सभी खजानों को नष्ट कर दिया गया। हमने कितना बड़ा बौद्धिक खजाना खो दिया, इसकी तो हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर इन 404 पन्नों का लेखक उस नए भारत को देखने के लिए जिंदा रहता, तो वो भारत कैसा होता? उनकी यही अधूरी दृष्टि आज हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। भगत सिंह केवल मौत को गले लगाने वाले शहीद नहीं थे, वो जीवन, समाज और देश को नए आयाम देने वाले एक असाधारण विद्वान थे। एक पल के लिए सोचिए, अगर इन 404 पन्नों का लेखक उस आज़ाद भारत को देखने के लिए जिंदा रहता, तो वो भारत कैसा होता? किस तरह का देश बनता? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी हमारे बीच गूंजता है और हमें उनके उन अधूरे विचारों को समझने और आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। तो अगली बार जब आप भगत सिंह के बारे में सोचें, तो उस विद्वान को जरूर याद कीजिएगा जो मौत के ठीक सामने बैठकर भी आने वाले कल की किताब पढ़ रहा था।